2024 का चुनावी माहौल, और इस माहौल में सर्दी के सितम के बीच जो सियासी तापमान है वो सबकी धड़कनें बढ़ा रहा है। और इस राजनीतिक परिदृश्य में देश के सियासत में एक ऐसी पार्टी जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर देश के सियासत में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए इस वक्त इस चुनावी माहौल में अपना पूरा दमखम लगा रही है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है जिनसे आज हम बात करेंगे। राज्यसभा सांसद कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा एक युवा चेहरा भी हैं और राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। विरासत में इसलिए कहना चाहता हूं कि चौथी पीढ़ी उनकी राजनीति में है। पिता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार हरियाणा के सीएम रहे, और उनके दादा की बात करें तो स्वतंत्रता सेनानी, 2 बार के सांसद, और परदादा का शायद बहुत कम लोग जानते हैं, माथुराम जी मैं बता देता हूं, वो भी राजनीति में रहे। महात्मा गांधी के साथ उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में मिलकर योगदान दिया, समाज सुधारक भी रहे। ये तमाम चीज़ें और इन तमाम जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर लेकर एक युवा चेहरा आगे बढ़ रहा है और आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा साहब, बहुत स्वागत आपका खबरफास्ट में। आपका धन्यवाद संजय। देश की राजनीति में एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नाम आप हैं जिनके कंधों पर न सिर्फ देश बल्कि एक युवा होने के नाते युवाओं की जिम्मेदारियों का बोझ, कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा दारोमदार आपके ऊपर है, और पारिवारिक जो हिस्ट्री मैंने बताई है उसको भी आगे लेके जाना है। तो देश की राजनीति में अपनी जिम्मेदारियों को कितना बखूबी निभा पाने के लिए आप खुद को समझते हैं कि भाई मैं पूरी तरह से तत्पर हूँ, तैयार हूँ, और कितना बड़ा भार, क्योंकि कांग्रेस को भी आगे लेके जाना है, परिवार की विरासत को भी आगे बढ़ाना है, कैसे देखते हैं? देखिए, इन सबसे जो बड़ी एक बात रहती है वो कोई विरासत को आगे लेके जाने की बात से भी ज़्यादा बड़ी कोई बात, वो अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करने की भावना, और वही एक भावना है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मैं अपनी बात कहूँगा, जब मैं विदेश में था, अमेरिका में था, वहाँ पर मैं एक प्रोफेशनल जीवन जी रहा था, लेकिन उस भावना से प्रेरित होकर कि अब अपने देश के लिए, भारतवर्ष के लिए कुछ कर पाऊँ, अपने लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, अपने क्षेत्र के लिए, प्रदेश के लिए कुछ कर पाऊँ, उस भावना से प्रेरित होकर मैं वापस अपने देश में वापस लौटा था। उस भावना से प्रेरित होकर मैंने ये रास्ता अपने जीवन के लिए चयनित किया था, और तब से लेकर अपनी ओर से पिछले 20 वर्ष से लगातार मैं जो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर इस अपने जो है मैं समझता हूँ इस भावना के अनुसार लगा हुआ हूँ। तो उसमें मेरा मानना है कि बाकी सभी चीज़ें नगण्य हो जाती हैं। इस भावना से अगर प्रेरित होकर कोई चले तो बाकी चीज़ें नगण्य हो जाती हैं, और जो है कई बार जैसे कहा जाता है कि रास्ते का एक अपना अलग आनंद है, किसी लक्ष्य प्राप्ति का अलग आनंद है। तो अभी उसी रास्ते पे चल रहे हैं और उस रास्ते पे चलने का अपना अलग आनंद है। सफ़र का आनंद आप ले रहे हैं। 3 बार आपने लोकसभा के तौर पर रोहतक का प्रतिनिधित्व किया, चौथी बार एक राज्यसभा सांसद के तौर पर आप हरियाणा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। रोहतक लोकसभा क्षेत्र की थोड़ी सी बात ज़रूर करना चाहूँगा कि ये जहाँ से आप सांसद रहे वो दिल के करीब होता है, और ऐसा माना जाता है कि कोई चीज़ आपके दिल के करीब है तो उसके विकास पर आपकी नज़र रहती है। अपने कार्यकाल में आपने काम किया, अब भारतीय जनता पार्टी के पास वो सीट है। विकास के पैमाने पर देखें, लोकसभा क्षेत्र के लिहाज से मैं आपसे जानना चाहूँ, कहाँ आप पाते हैं रोहतक को? देखिए, निश्चित तौर से आपने सही कहा कि कोई भी जनप्रतिनिधि होती है, उसके अपनी जहाँ से वो चुना जाए, अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रति एक जिम्मेदारी होती है, और मैंने उस जिम्मेदारी को बहुत ही मन और आत्मा से अपनी मानकर और अपने प्रयत्न किए थे। जब मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र के से 3 बार मुझे अवसर मिला, और रोहतक लोकसभा क्षेत्र को देश के विकास के मानचित्र पे रोहतक लोकसभा क्षेत्र का नाम अंकित हो, ऐसे मेरे प्रयत्न रहे थे। मुझे बहुत संतुष्टि भी कि सबसे बड़ी आलोचना भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों द्वारा यही की गई कि इन्होंने रोहतक में ज़्यादा काम किया है। वो हुड्डा साहब पे आलोचना जायज़ नहीं थी, क्योंकि ज़्यादातर रोहतक के जो प्रोजेक्ट्स थे वो केंद्र सरकार से आए हुए प्रोजेक्ट्स थे। अगर आप देखें रोहतक के अंदर, अगर आप अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो उस समय के विकास कार्यों की अगर तुलना करें
तो केंद्र सरकार से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आए थे, लेकिन वो की गई। अब आपने कहा कहाँ पाते हैं, अब इन पिछले 5 साल में जो सांसद आए भारतीय जनता पार्टी के, मैं निजी तौर से किसी के आलोचना का आदी नहीं हूँ, लेकिन कोई एक भी विकास की परियोजना रोहतक में पिछले 5 साल में पूरे लोकसभा क्षेत्र में नहीं है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। जब जो आप अगर कार्यकाल, जिस कार्यकाल में जब मेरा कार्यकाल आप माने रोहतक से, उस समय केवल रोहतक लोकसभा क्षेत्र में आप देखें 5 यूनिवर्सिटी बनी, उस समय 5 राष्ट्रीय संस्थाएं आई, राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाएं, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, FDDI फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, एम्स ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का बाड़सा के अंदर एक कैंपस आया, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट आया, जो है नेशनल न्यूक्लियर पावर इंस्टीट्यूट आया जसोर खेड़ी के अंदर। इसी तरीके से 2 रेल की लाइन, रोहतक झज्जर रेवाड़ी रेल की लाइन, 1 रेल की लाइन रोहतक महम हासी रेल की लाइन उस समय आई। इसी रूप से 3 बड़े औद्योगिक क्षेत्र, एक IMT रोहतक जिसके अंदर एशियन पेंट, मारुति इत्यादि, एक FD फुटवेयर पार्क भादुगढ़ के अंदर, एक रिलायंस MET, 2 बिजली के पावर थर्मल के कारखाने झज्जर में, झाड़ली में, खानपुर के अंदर 2, मतलब बड़े स्तर पे औद्योगिकरण किया गया। शैक्षणिक संस्थाएं रिकॉर्ड आई। 1080 किलोमीटर नेशनल हाईवे 4 लेन, जिसमें मैं समझता हूं कि चाहे वो सीधा रेवाड़ी से जो रोहतक होके पानीपत से सीधा दिल्ली से जोड़ता हुआ नेशनल हाईवे हो, चाहे लोकसभा क्षेत्र के अंदर 1080 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज, अलग अलग नेशनल हाईवेज आए। प्रश्न ये उठता है, मेट्रो पहुंची, भादुगढ़ तक मेट्रो पहुंची उस समय। मैं अभी रोहतक लोकसभा क्षेत्र पे बात कर रहा हूँ, हरियाणा की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेट्रो भी पहुंची। उसके बाद सही है, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, लोगों ने सोचा कि बीजेपी के एक सांसद को चुन के भेज के देखें। लेकिन इन 5 साल में क्या हुआ? पिछले 5 साल में देखिए, जनता पक्ष भी चुनती है, विपक्ष भी चुनती है। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर मुझे अवसर मिलता तो चाहे सरकार इन्हीं की रहती, मगर मेरा अपना, मैं समझता हूं कि इस प्रकार का मेरी लोगों से ऐसे संबंध हैं, मेरा अपना एक ऐसा जो है एक सबके साथ इस प्रकार से कि पिछले इन 5 साल में जो एक भी कोई काम नहीं हुआ रोहतक वहीं का वहीं रुका हुआ है। ना कोई एक कॉलेज आया, ना कोई स्कूल आया, ना मेट्रो 1 इंच आगे बढ़ी, ना कोई नई कोई यूनिवर्सिटी बनी, ना कोई बड़ी विकास की परियोजना, ना रोहतक के सांसद एक बार लोकसभा के अंदर बोलते हुए दिखाई दिए, एक भी वीडियो नहीं हमने देखा। तो मैं समझता हूं कि अगर इन्हीं की सरकार में अगर मैं विपक्ष के सांसद के रूप में भी रहता तो रोहतक के लिए बहुत कुछ और करा पाता। तो ये दुख की बात है, मन में टीस है, जिस लोकसभा क्षेत्र के लिए मैंने अपना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है वो अपने उसका जो कार्य क्षेत्र रहता है उसको अपना, तो उसको मैंने देश के विकास के मानचित्र पर पहुंचाने का काम किया था। आज रोहतक लोकसभा क्षेत्र विकास की उस बुलंदी पे पहुंचने के बाद उस रफ्तार से ऊपर नहीं उठ पाया। रोहतक लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारे जो विधानसभा क्षेत्र रही, वहां पर एक बम्पर जीत की तरफ बढ़ रहे थे और लोगों के दिल के करीब, आपने कहा कि वो मेरे करीब है, आप उनके करीब हैं, उसका परिणाम दिख भी रहा था। लेकिन लास्ट में जाके पता लगता है कि एक ऐसी विधानसभा जिसको कोसली विधानसभा, जो यादव बेल्ट ज़्यादा, वहाँ से आपको एक बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है वोट के तौर पर स्वीकार नहीं किया। उस जगह पे लोगों का स्वीकार न करने के पीछे कारण क्या रहा? रोहतक ने लगभग आपको स्वीकार किया, लेकिन एक विधानसभा क्षेत्र ने स्वीकार नहीं किया मैक्सिमम, उसके पीछे क्या वजह मानते हैं? देखिए, मैं इसमें जो है सही बात है कि कोसली विधानसभा क्षेत्र से जितनी उम्मीद थी उतना नतीजा नहीं रहा, लेकिन ये भी सही है, सत्य है कि ये वही लोक विधानसभा क्षेत्र है कोसली, जिसमें जैसे आपने कहा कि मेरे स्वर्गीय दादाजी ने जब चुनाव लड़ा तो उन्होंने जब भी लोकसभा का चुनाव लड़ा हमेशा उनको जीत मिली। हुड्डा साहब ने 5 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, हमेशा उनको बढ़त मिली। मैंने 4 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, 2 बार बहुत ज़्यादा बढ़त मिली और तीनों केवल एक बार जो है वहाँ से। तो प्रजातंत्र में जो है आज़ादी के बाद से पहला लोकसभा चुनाव जब हुआ था तब से हमारा परिवार यहाँ इस क्षेत्र से लड़ रहा है और हर चुनाव में कोसली का जो क्षेत्र था उसने हमें आशीर्वाद दिया, हमेशा वहाँ से हमें बढ़त मिली, बहुत साथ भी मिला। इस बार उस अनुरूप, क्योंकि वो पूरा मैं समझता हूँ कि दक्षिण हरियाणा की हर सीट पे
केवल रोहतक में कोसली की बात नहीं है, आप बाकी भी अगर उठा के देखेंगे तो हर सीट के अंदर इस तरह का नतीजा कई फैक्टर्स उसमें हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार कोसली विधानसभा क्षेत्र से मुझे बढ़त मिलेगी, रोहतक लोकसभा क्षेत्र से तो निश्चित रूप से कांग्रेस आपने एक बात कही कि इस बार बढ़त मिलेगी, और पिछले दिनों एक अच्छी खबर भी आती है, अम्बाला से निर्मल सिंह जो पुराने कांग्रेसी वो आपके साथ आ जाते हैं। आम आदमी पार्टी में काफ़ी दिन रहे, लेकिन हुड्डा साहब लगातार एक बात कहते थे कि भाई वो तो हमारे अपने ही हैं। एक बेल्ट मजबूत होती है, ये आप भी मानते हैं, कांग्रेस मानती है, लेकिन अहिरवाल में जो कमजोरी का कारण जो माना गया, ऐसा माना गया कि कुछ ऐसे दिग्गज चेहरे रहे जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, बीजेपी के साथ गए। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस क्षेत्र को साधने के लिए अभी, क्योंकि यही एक ऐसा इलाका जहां पे 11 में से 8 सीटें आपके पास नहीं, पिछली बार तो कांग्रेस के खाते में एक भी सीट वहां से नहीं थी, लेकिन इस बार 3 सीटें आप लेकर आए। उस अहिरवाल बेल्ट को साधना बहुत जरूरी कांग्रेस के लिए, कैसे तैयारी उसकी चल रही है, और क्या कोई बातचीत किसी से चल रही है? नहीं, देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि दक्षिण हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का अच्छा नतीजा रहेगा। अगर आप देखें, विकास की परियोजनाएं देखें, 2004 से पहले पूरे दक्षिण हरियाणा में, अहिरवाल में एक भी कोई विश्वविद्यालय नहीं था, गवर्नमेंट विश्वविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय नहीं था। 2 बड़ी मांगे वहाँ पे, 2 बड़ी लड़ाई वहाँ के लोगों ने लड़ी, एक पानी की और एक शिक्षा की। क्योंकि शिक्षा ऐसी होती है कि अगर एक शैक्षणिक संस्था है, आने वाली कई पीढ़ियों को अच्छे भविष्य की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन हरियाणा में सरकारें आई गई, लेकिन किसी की यूनिवर्सिटी नहीं बनी। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, हुड्डा साहब के हाथ में कलम आई, तो महेंद्रगढ़ के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, रेवाड़ी के अंदर हरियाणा प्रदेश की इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर के अंदर, गुड़गांव के अंदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, और इसी तरीके से 2 इंजीनियरिंग कॉलेज हमारी सरकार में बने, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज। एक ढहीना जैनाबाद के अंदर राव बीरेंद्र सिंह जी के नाम से इंजीनियरिंग कॉलेज की वहाँ स्थापना हुई। इसी प्रकार से केवल हम रेवाड़ी ज़िले के अंदर देखें तो रेवाड़ी ज़िले के अंदर 5 नए कॉलेज बने और 4 पॉलिटेक्निक और ITI। आप महेंद्रगढ़ के अंदर देखें, शैक्षणिक संस्थाएं, रेवाड़ी को सीधा चंडीगढ़ से 4 लेन हाईवे से रेल की लाइन से जोड़ा गया, तो गुड़गांव को देश की पहली रैपिड मेट्रो से गुड़गांव को जोड़ा गया। मानेसर के अंदर बड़े स्तर पर IMT के एक्सपेंशन के माध्यम से औद्योगिकरण को आगे बढ़ाया गया। तो पूरे दक्षिणी हरियाणा विकास के मामले में उस समय, अगर उसके मुकाबले में अब देखें, इस सरकार में एक घोषणा हुई थी एम्स मनीठी की, 10 साल में आज तक उस पर कार्य शुरू नहीं हो पाया। अब चुनाव से जस्ट पहले शायद अगर कुछ करें, क्योंकि अभी सरकार ने, मैंने जब सवाल पूछा था संसद में तो जवाब दिया था कि वो अब हरियाणा सरकार की डिले की वजह से, हरियाणा सरकार की तरफ से जो देरी गई उस वजह से उसका फाउंडेशन नहीं रखा जा पा रहा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उस दिशा में कदम बढ़े। तो कहीं ना कहीं इस सरकार ने जो काम किया है और जो 10 साल की हमारे सरकार ने काम किया है, लोग और उसकी तुलना करेंगे तो एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि काम तो जो हुआ था वो कांग्रेस की सरकार में ही काम हुआ था। हर गांव पे, हर गांव स्तर पे कार्य हुए थे। जहां तक दक्षिणी हरियाणा के अंदर आप जो है कांग्रेस की में मजबूती लाने की बात है, पिछले 1 साल के अगर आप अंदर देखें तो पिछले 1 साल में दक्षिणी हरियाणा में बहुत से लोगों ने कांग्रेस पार्टी में, बहुत से लोग आए हैं, शामिल हुए हैं। आप शुरुआत करें नांगल चौधरी से, वहाँ पे अपना मूलाराम जी चौधरी जो पूर्व विधायक हैं वो आए, पंडित राधेश्याम जी जो पूर्व विधायक है वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। अटेली से आप देखें तो हमारी अनीता यादव जी जो कांग्रेस में पहले थी लेकिन कांग्रेस से अलग हो गई थी, पूर्व हमारी विधायक, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हैं। नांगल चौधरी से विनय यादव जी जो IAS हैं, कहते हैं रिटायर्ड IAS, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। आपके जो है हमारे कोसली से जगदीश यादव जी, वो कांग्रेस पार्टी में कोसली से शामिल हुए। तो लगातार जो ज्वाइनिंग्स हैं कांग्रेस पार्टी में दक्षिण हरियाणा से, लगातार ज्वाइनिंग्स और शामिल होने की श्रृंखला चल रही है। और केवल दक्षिण हरियाणा ही नहीं, पिछले, आपने निर्मल सिंह जी से स्टार्ट की बात, पिछले 1 वर्ष में कांग्रेस पार्टी में 37 पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री, पूरे प्रदेश से 37, जो ज़्यादातर भाजपा से या कुछ आम आदमी पार्टी और इनेलो से भी,
वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और कांग्रेस पार्टी से कहीं और दूसरी जगह गया नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 37 पूर्व विधायक जब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो जो है और हर क्षेत्र से और हर वर्ग से, हर बैकग्राउंड से संबंधित ये सारे नेतागण हैं, ये आपको इस बात की तरफ संकेत कर रहा है, ये इशारा कर रहा है। हमारे 90 का तो हाउस है, सदन 90 का सदन है, तो 90 के सदन में अगर 37 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री एक पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो धरातल पे जो आज लोगों ने हरियाणा में एक परिवर्तन का मन बना लिया है कांग्रेस के पक्ष में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व और चौधरी उदय गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी के मजबूत बढ़ते हुए कदमों की तरफ ये इशारा है। ऐसी स्थिति बनेगी हरियाणा में अगर इस तरह से लोगों का आने का सिलसिला जारी रहा तो वहां से कमजोर हो गई आम आदमी पार्टी, इससे भी इनकार नहीं कर सकते, कांग्रेस की मजबूती का दावा होगा। पर आलाकमान की नज़र में कांग्रेस इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी की जो गठबंधन की जो स्थिति है उसको लेकर जो चर्चाएं होती हैं उन पर कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। हालांकि हुड्डा साहब कहते हैं, आप भी कहते हैं अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है, पर एक हरियाणा को नहीं देखना, वो पूरे राष्ट्र को देख के चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? देखिए, ये हमारा इंडिया गठबंधन हुआ है राष्ट्रीय स्तर पे। राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों की अलग अलग दलों की बातचीत चल रही है और वहाँ पर जो भी बातचीत में फैसले किए जाएंगे गठबंधन की परिस्थितियों को लेकर, मैं समझता हूँ सारे दल उन बातों को ले मानेंगे, सर्वमान्य बातें रहेंगी और उनको लेकर आगे चलेंगे। इस बीच में जहाँ तक कोई नेता किसी पार्टी से किसी प्रदेश में कहीं जो है, तो ये साधारण सी बात है। कांग्रेस में पंजाब में क्या कम कांग्रेस के लोग आम आदमी में शामिल हुए हैं? पंजाब में कांग्रेस पार्टी, वहाँ पे आम आदमी पार्टी मजबूत हुई, तो ऐसी दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी मजबूत हुई तो कांग्रेस के बहुत से लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। अब हरियाणा में कांग्रेस मजबूत हो रही है और भाजपा के विकल्प के रूप में आज हरियाणा प्रदेश के लोग कांग्रेस को स्वीकार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से आम आदमी पार्टी में जो लोग थे जो कुछ अपने कद्दावर उनके नेता थे, वो भी कांग्रेस पार्टी में हमारे बढ़ते हुए कुनबे में शामिल हो रहे हैं, तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। कहीं ना कहीं जो 10 साल से सत्ता में कांग्रेस यहाँ नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर मैं देखूं तो ये पहली बार ऐसा मैं देख पा रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी 10 साल से लगातार सत्ता से बाहर, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं इतिहास में आज़ादी के बाद। तो फोकस हम क्या मानकर चले? लोकसभा चुनाव फोकस मानकर चले, विधानसभा चुनाव फोकस मानकर चले, कहाँ पर देखते हैं इस वक्त जो तैयारी? देखिए, हमारी दोनों तरफ तैयारी है, हमारा दोनों तरफ फोकस है। निश्चित तौर से हरियाणा को भी बचाना है और मगर लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को हरियाणा में हराना है। दोनों ही हमारी तैयारियां हैं और मैं समझता हूं कि हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है परिवर्तन का। ये जो मौजूदा सरकार है, आज सवाल ये उठता है कि इस सरकार ने हरियाणा में क्या काम किया। कोई एक बड़ी परियोजना बता दे 10 साल में, क्या दूरदर्शिता दिखाई मुख्यमंत्री जी ने। आज जो प्रदेश 2014 से पहले देश में विकास में नंबर 1 पे माना जाता था, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, विकास दर में हम देश में नंबर 1 पे थे। आज वो प्रदेश कानून व्यवस्था में देश में नंबर 1 पे थे। आज वही प्रदेश इस भाजपा सरकार के 10 साल के 9.5 साल के कार्यकाल के बाद आज वो बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों बना? क्यों? कुछ काम ही नहीं हुआ, बड़ी परियोजना ही नहीं आई। आज वही प्रदेश हरियाणा प्रदेश आज वहाँ का नौजवान बेरोजगारी गर्त में पहुंचकर कहीं विदेश की तरफ पलायन कर रहा है, कहीं नशे की तरफ हरियाणा का नौजवान जा रहा है, कहीं डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। आज घर घर में एक पढ़ा लिखा बच्चा नौजवान बेरोजगारी की गर्त में धकेल दिया इस सरकार ने, खट्टर सरकार ने। तो ये मैं समझता हूँ कि जो सरकार है इसको बदलने का लोग मन बना चुके हैं। हर वर्ग का अपमान करा इस सरकार ने। अहंकार में अलग है सरकार, काम कुछ किया नहीं, लेकिन घमंड अलग से हर वर्ग को अपमानित करने वाली सरकार साबित हुई। आपने किसान आंदोलन में देखा, किसान का अपमान हुआ, गरीब का कितना अपमान हो रहा है, लगातार आप देख रहे हैं। आपने देखा मनरेगा के जो मजदूर अपनी जो है मांगों को लेके गए, उन पे लाठीचार्ज हुआ, सफाई कर्मचारियों पे लाठीचार्ज हुआ, ग्रामीण चौकीदारों पे लाठीचार्ज करने वाली ये सरकार साबित हुई, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज करने वाली सरकार ये साबित हुई, ये सरपंचों पे लाठीचार्ज करने वाली साबित हुई। जो हमारी महिलाओं का अपमान इस सरकार में हुआ वो भुलाया नहीं जा सकता। क्या भाजपा का कोई सांसद होगा, भाजपा का कोई मंत्री होगा कैबिनेट का, तो उसको जो है हमारी बहन बेटियों को गलत नज़र से देखने की इजाज़त दी जाएगी? क्या इस तरह का सरकारी अहंकार? तो मैं समझता हूँ इस तरह का आपने देखा बीजेपी के सांसद जो आरोपी थे, आज
वो हंस रहे और हमारी बहन बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे, हमारी ओलंपिक विजेता बेटियों को घसीटा गया। आज जो मंत्री, जो आरोपी संदीप सिंह, उनको तो बचाया जा रहा है मुख्यमंत्री द्वारा, और जो हमारी बेटी जो हैं उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। तो इतना अहंकार इस सरकार में आ गया कि हरियाणा में निश्चित तौर से लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। हरियाणा को दोबारा विकास की पटरी, और विकास के साथ साथ हरियाणा को खुशहाली और भाईचारे की तरफ लेके जाने का मन लोगों ने बना लिया है, ऐसा मेरा मानना है। और रोजगार को लेकर, जैसे आपने कहा कि प्रदेश में रोजगार को लेकर स्थिति खराब है, कई आंकड़े भी बताए जाते हैं कि फलां के आंकड़े, उसके आंकड़े। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि युवाओं को रोजगार देने के लिए विजन कांग्रेस पार्टी ने बनाया होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप जा रहे हैं, विधानसभा में जा रहे हैं, क्या तैयारी आपको नजर आती, कैसे करेंगे? क्योंकि पहले की जो नौकरियां थी उसमें आरोप लगता रहा कि कई सारी भर्तियां कोर्ट में जाकर रद्द हुई हैं, इंटरव्यू के नंबर बढ़ा दिए जाते हैं, ऐसे आरोप लगते हैं। लेकिन दो तीन मैं बातें आपको कहना चाहूँगा कि पहले तो कोर्ट में कोई भी हमारे समय की ऐसी भर्ती बताएं जिसमें जो मेरिट के आधार पर जिनको भर्ती को जो है रद्द किया गया हो। पीटीआई की एक उदाहरण दिया जाता है, पीटीआई का आप पूछे, पीटीआई में कोई मेरिट के आधार पर नहीं था, वो उसमें जो चयन प्रक्रिया थी उसमें तकनीकी फ्लो में 30-34 ऐसे आदमी थे जिनको जिनको याचिका फाइल करी थी। इस सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरिट पे भर्ती है मगर इन 34 को लिया जाए क्योंकि ये उसमें प्रक्रिया से बाहर हो गए किसी जो है अपना। तो सरकार ने कहा नहीं, इन 34 को नहीं करेंगे, हम 2000 लोगों का या 1981 लोगों का घर उजाड़ने में विश्वास ज़्यादा रखें। ये सरकार की नीयत पता चलती है आपसे। हमारे समय तो आपको याद होगा चौटाला गवर्नमेंट के टाइम MITC के 3500 जो हटाए हुए कर्मचारी थे उनको भी हमने भर्ती करने का काम किया। किसी का घर अगर बसता हो तो उसका घर क्यों उजाड़ा जाए। यहाँ पर आपने देखा कि पीटीआई के साथ क्या वो किया गया। जहाँ तक रोज़गार की बात है, ये मैं आपसे जो है आपका सवाल बड़ा सही सवाल है। 2 सेक्टर हैं रोज़गार में, एक तो प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में उद्योग लगे नहीं, सरकार में कोई नया औद्योगिक क्षेत्र, कोई IMT पूरे हरियाणा के अंदर, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप जो जहाँ पे बड़े जो है औद्योगिक जहाँ पे निवेश हो पाए। हमारे समय 6 बड़े इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बने हरियाणा के अंदर, जिसमें चाहे वो गुड़गांव मानेसर की बात हो, चाहे वो फरीदाबाद में पृथला वल्लभगढ़ की बात हो, चाहे वो रोज़का मेव की बात हो, चाहे वो रोहतक के IMT की बात हो, खरखौदा के IMT की बात हो, और HSIDC के कई इंडस्ट्रियल स्टेट्स हरियाणा के अंदर डेवलप किए गए। इन सरकार में एक भी नया ना तो इंडस्ट्रियल स्टेट, कोई ज़मीन एक्वायर, मुख्यमंत्री जी ने कहा ज़मीन एक्वायर ही नहीं करेंगे। एक्वायर नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री कहाँ से आएगी यार? हरियाणा में नहीं है, कहीं और चली जाएगी इंडस्ट्री। आज पहला हम जो मैं समझता हूँ कि बड़े सोच समझ के हरियाणा को जिस रूप से हम आगे लेके जाना चाह रहे थे, आज दोबारा से विस्तरीय विकास हो, विस्तरीय निवेश हो हरियाणा के अंदर, औद्योगिक निवेश में हरियाणा देश में दोबारा नंबर 1 पे पहुँचे। और मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, जैसे ये हमारी जो डबवाली तक की 4 लेन सड़क है, जो एक विजन था हमारा, वो हमारी सरकार के समय वो ये था कि ये 4 लेन सड़क बने, इसके साथ महम में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आए जो 3 जिलों का सेंटर है, भिवानी, हिसार और रोहतक। उसके बाद हिसार के अंदर एयरपोर्ट आए, एक IMT रोहतक में आए, एक IMT मदीना में आए, एक IMT हिसार में आए, एक IMT सिरसा में आए, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। और रेल की लाइन की कनेक्टिविटी सीधा हासी से जो है होते हुए महम और रोहतक की जो नहीं थी रेल की, ये पूरा जो कॉरिडोर डेवलप हो, जैसे कि GT रोड कॉरिडोर, एक कॉरिडोर दिल्ली जयपुर हाईवे है, एक कॉरिडोर दिल्ली से डबवाली तक, ये कॉरिडोर डेवलप हो। लेकिन इस सरकार ने वो सब कुछ बीच में छोड़ दिया। कोई नई चीज़ करने की बात तो दूर है, जो मंजूरशुदा प्रोजेक्ट थे जैसे महम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रेल कोच फैक्ट्री जो गोहाना में आनी थी, वो भी चली गई यूपी में, कोई किसी को परवाह ही नहीं। तो पहली बात है निवेश, औद्योगिक निवेश, प्राइवेट सेक्टर हरियाणा का देश में नंबर 1 हो। दूसरा सरकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र के रोजगार या तो इन सरकार में इन्होंने समाप्त करने का काम किया, या 2 लाख पद समाप्त हो गए आपको पता हरियाणा के अंदर, या कच्चों में परिवर्तित कर दिया। कच्चों में जहाँ परिवर्तित किया कौशल निगम के माध्यम से, आज बाकी उसके अलावा जो जॉब्स बचती हैं उनको इन्होंने राजनीतिक तौर से प्रयोग किया। क्या कहा कि भाई हम जो है इन्होंने नारा दे दिया पर्ची खर्ची, और किया क्या हकीकत, जो बाकी जो पोस्ट बचती हैं 5 साल तक कोई बड़ी भर्ती निकालते नहीं। जो बड़े पदों की भर्ती है उन बड़े पदों की भर्ती पे या तो भर्ती घोटाले हो जाते हैं। HPSC के दफ्तर में अनिल नागर जो मुख्यमंत्री जी के लगाए हुए
अधिकारी थे, उनके दफ्तर में करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई। 20 से ज़्यादा पेपर लीक घोटाले हो गए। उसके बाद बची खुची जो भी कोई लिस्ट निकली, उन लिस्टों में भी हरियाणा के नौजवान से ज़्यादा बड़े पदों पे हरियाणा से बाहर के नौजवानों को उन लिस्टों में अवसर मिला। हर लिस्ट पे HCS में 34 बाहर के, SDO की लिस्ट आई 2019 में 80 में से 78 बाहर के, SDO इलेक्ट्रिकल की 2021 में लिस्ट आई 99 में से 77 बाहर के। अभी इसी साल असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन की लिस्ट आई 156 में से 103 बाहर के, सारे बाहर के लग रहे हैं। ये कौन सी पर्ची है, मैं पूछना चाहता हूँ खट्टर साहब से, कौन से RSS कार्यालय से आती है जो हरियाणा की सारी बड़ी पदों पे बाहर के नौजवानों को यहाँ पे अवसर मिलता है? हरियाणा के नौजवानों को बाहर कहीं अवसर मिलता नहीं। आप एक देश की बात करते हैं तो बाहर तो किसी प्रदेश में हरियाणा के नौजवान को, तो इसीलिए हरियाणा नौजवान कहीं पलायन करेगा, तो कहीं डिप्रेशन में आएगा, कहीं नशे पे जाएगा और क्या करेगा। और उसके बाद आखिरी साल ये ग्रुप डी की निकालते हैं। ये जो आपने जो है मैंने कहा राजनीतिक इस्तेमाल करा जाता है पदों का। 2019 के चुनाव से जस्ट पहले ग्रुप डी निकाली गई, उसके बाद 4 साल कुछ नहीं, पहले भी 4 साल कुछ नहीं किया था, और इस बार भी 2024 के इलेक्शन से जस्ट पहले ग्रुप सी और ग्रुप डी की निकाल दी गई। हजारों अपना CET अपना जो है बीच में CET कर करके लोगों के हाथ में झुंझुना देने का काम नौजवानों को किया कि CET तो ले ली गई, लेकिन CET क्वालिफाई को कहीं ना तो इंटरव्यू में बुला रहे, ना कहीं उनको। तो ये मैं समझता हूँ कि हरियाणा के नौजवान के रोज़गार को लेकर इस सरकार ने एक चुनावी मुद्दा बनाने के लिए उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय करने का काम किया। उनको बेरोजगारी की गर्त में धकेला गया। 5-5 साल तक आप नहीं निकालोगे तो क्या होगा, ओवरेज होंगे। मैं कहना चाहता हूं, जहां तक वहां सरकारी क्षेत्र की बात है, हरियाणा के नौजवानों को आपके माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आती है तो हम जितने भी पद समाप्त किए गए या खाली पड़े हैं 2 लाख से ज़्यादा पद, तुरंत भर्ती और एक भर्ती विधान के साथ बिना किसी इंटरव्यू के समयबद्ध तरीके से टाइमलाइन डिक्लेयर करके कि जिस दिन पोस्ट निकलेगी किस दिन उसकी ज्वाइनिंग होगी, इसके माध्यम से देश में पारदर्शिता की उस भर्ती का उदाहरण सेटअप करते हुए ये सारे पदों पर हरियाणा के जो नौजवान हैं, जो लायक नौजवान, उनको अवसर देने का काम हरियाणा में ही करेंगे, ताकि किसी को मजबूरी वश बाहर जाने, पलायन करने पे, नशे में, डिप्रेशन की तरफ जाने पे कोई मजबूर ना होना पड़े। आपने कहा कि इंटरव्यू को खत्म कर देंगे सभी पूर्णतः मैंने कहा कि भाई पूर्णतः जो सब्जेक्टिवनेस होती है, पूर्णतः पारदर्शिता से समयबद्ध तरीके से भर्ती विधान निकालकर जिन पोस्टों पर बिल्कुल इंटरव्यू समाप्त किया जा सकता होगा पूर्णतः समाप्त करने का काम किया जाएगा, ताकि, और हमने किया भी था, हमने हमारे समय आपको याद होगा गेस्ट टीचर्स की एक भर्ती निकली। गेस्ट टीचर की एक ऐसी भर्ती थी, 30,000 गेस्ट टीचर लगाए गए हरियाणा में, उसमें कोई इंटरव्यू ही नहीं था। हर हरियाणा के हर गांव से मेरिट लिस्ट बनके अपना जिनके अच्छे मार्क्स हैं अपना ग्रेजुएशन में 10वीं 12वीं में, उसी आधार पे सीधा गेस्ट टीचर लगाए गए। किसी की इंटरव्यू कोई है वहाँ पे तो HPSC SCC का भी कोई, तो मैं कहना चाहता हूँ कि उस तरह का उदाहरण दिया भी गया था। तो इस तरीके से हम जो भी जो है, क्योंकि आज जिस तरह की पीड़ा हरियाणा के नौजवान को झेलनी पड़ी है, और उसके पीड़ा में हम भी एक और बड़ा फैक्टर है अग्निपथ। ये अग्निपथ योजना ले आए। हरियाणा का आज भी हर 10वां सैनिक हरियाणा से, आज़ादी से लेकर अब तक ऑन एवरेज हर साल 5 से 5,500 हज़ार की भर्ती हरियाणा से होती थी पक्की फौज में। जय जवान जय किसान का नारा हरियाणा में गूंजता था। शमशेर जी, जिस इलाके से आप हो, उस इलाके में अगर आप देखें, ये 5, 7, 8 जिले तो ऐसे जिले थे जो अपना दक्षिण हरियाणा के, मध्य हरियाणा के, जहां हर जिले में, हर गांव में, मैं समझता हूं हर परिवार में कोई ना कोई फौजी जरूर आपको मिलेगा। लेकिन वो सब समाप्त कर दिया गया सरकार ने। अग्निपथ योजना ले आए, जहां 5,500 की हर साल भर्ती होती थी। आपको पता है कितने अग्निवीर लिए गए हरियाणा से? केवल 914 अग्निवीर लिए गए, जिसमें से केवल 200 ही पक्के रह जाएंगे। बाकी तो 4 साल के बाद 22 साल की उम्र में बिना पेंशन घर वापस आ जाएंगे। एक तरफ 5,500 की पक्की भर्ती, दूसरी तरफ 212 अग्निवीर की पक्की भर्ती जो पक्के किए जाएंगे। तो ये क्या हरियाणा के नौजवान के साथ अन्याय नहीं है? तो मैं समझता हूँ आज हरियाणा का नौजवान, ना तो खेलों में नौकरी दी जा रही खिलाड़ियों को, ना आज फौज के अंदर जो है, आज जो जिन स्टेडियमों में मेहनत करता था नौजवान, प्रैक्टिस करता था, बड़ी संख्या में आपको सुबह दिखता था, आज वहाँ पे उनकी संख्या आप जाके देखिए, आज उतनी संख्या आपको नहीं दिखाई देगी।
तो ये दुर्भाग्य है इस सरकार का। इस खट्टर सरकार ने हरियाणा के नौजवान के भविष्य को चौपट करने का काम किया है। हमारी लड़ाई है, हरियाणा को बचाएंगे, हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाएंगे। मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा, बड़ा अच्छा इंटरव्यू आपने, बड़ा अच्छा लगा। आपको पार्ट 2 इंटरव्यू भी हम जल्दी लेके आएंगे, और ताकि ज़्यादा सारे सवाल शमशेर जी के मुश्किल से मुश्किल सवालों का हम अच्छे से जवाब दे पाएँ, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपेंद्र हुड्डा जिनसे हमने बातचीत की, उन्होंने कई महत्वपूर्ण सवालों का जिक्र किया। सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि रोजगार के मुहाने पर, कामकाज के मुहाने पर, खेती किसानी, पहलवान, जवान, इन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार की तरफ से जो कामकाज किए जा रहे हैं उनको देखा जाए तो उनकी नज़र में वो उस प्रकार से आगे नहीं बढ़ पा रही जिस तरीके से काम होना चाहिए था। इनकी सरकार के कार्यकाल में, यानी कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, तब पूरे प्रदेश में ओवरऑल विकास के कामकाज करवाए गए। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से इनका मानना है कि वहाँ किस तरह से क्या चीज़ें हुई, घटित हुई, वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में प्रदेश में भी और देश में भी सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, ये इनका मानना है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। अब देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।